हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीना पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी सिस्टम के बारे में। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, नेट हो। ये हिस्ट्री का एक कन्फ्यूजिंग सा टॉपिक है। ठीक है, इस कन्फ्यूजिंग सा टॉपिक इसलिए दोस्तों क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड हैं, शब्द हैं जो काफ़ी हद तक मिलते जुलते, सुनने और देखने में सेम लगते हैं। ठीक है, परंतु उसका जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। मनसबदार, ठीक है, जागीरदार, मनसबदारी, जागीरदारी, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो काफ़ी हद तक मिलते जुलते होते हैं, पर उनका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जाकर वहाँ पे फॉलो करें। वहाँ पर हम अक्सर वीडियो रिलेटेड अपडेट डालते रहते हैं, कई तरह के क्यूज़ भी हम वहाँ पे स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। डेली वहाँ पे अपडेट क्यूज़ के मिलते रहते हैं। आप हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, वहाँ पे आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ साथ दोस्तों, ये सारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारे दी इनअप के नाम से ही मौजूद हैं। आप मुझे भी इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। विश्वजीत सिंह के नाम से मेरे साथ सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, तो आप सबसे पहले समझते हैं मनसबदारी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, मनसबदारी है क्या। तो मनसबदारी का अर्थ फारसी भाषा से लिया गया है। सबसे पहले मनसबदारी जो शब्द है फारसी भाषा से लिया गया है। इसको अगर हम टुकड़ों में बांट दें तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मनसब। मनसब का अर्थ होता है दर्जा, पद, ओहदा। ठीक है, कोई भी पोजीशन, जैसे किसी के द्वारा कोई पोजीशन दी जाती है। मान लो आज से आप टीचर हो, ठीक है, आज से आप मॉनिटर हो, क्लास मॉनिटर हो, आज से आप प्रिंसिपल हो। ये क्या है, आपका पोजीशन है, ओहदा है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई रैंक है जो किसी के द्वारा दी गई है। ठीक है, अब कोई अपने आप तो थोड़ी ना बनता। तो एक मॉनिटर, क्लास के मॉनिटर को बनाता कौन है, टीचर। टीचर ने दिया उसको ओहदा कि आज से तुम क्लास के मॉनिटर हो। ठीक है, आज से तुम प्रिंसिपल हो, ये किसी ने दिया। तो ये ओहदा क्या हुआ, एक मतलब एक पद हुआ, दर्जा हुआ, एक ओहदा हुआ उसका। ठीक है, तो मनसब जो पद, मनसब का जो अर्थ निकलता है फारसी भाषा के अनुसार पद, दर्जा, ओहदा निकलता है। और जिस व्यक्ति को वो मनसब, ओहदा दिया जाता है वो मनसबदार कहलाता है। मान लो मुझे ओहदा दिया गया, सम्राट के द्वारा बुलाया गया, राजा के द्वारा बुलाया गया आज से तुम ये हो। मान लो उन्होंने बोल दिया, मुझे टीचर कह दिया कि आज से तुम टीचर हो, तो वो मेरा क्या हुआ, पद हुआ। ठीक है, अब पद हुआ तो टीचर मुझे बना दिया गया, मनसब दे दिया गया, और मनसब मुझे वो मिला, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं मनसबदार कहलाऊंगा कि भाई जो मुझे ओहदा मिला मैंने एक्सेप्ट किया तो मैं मनसबदार। ठीक है, इस तरह से चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। आगे देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, यहाँ पे प्रथा और व्यवस्था दोनों सेम है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। आप कहीं सोचो कि सर ने स्टार्टिंग में प्रथा व्यवस्था बोला, अब यहाँ पे प्रथा आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। अब इसकी आरंभ कब होता है, तो दोस्तों जैसे कि आपको नाम सुना होगा आपने चंगेज़ खां का। ठीक है, तो विश्व विख्याता मंगोलिया जो विजेता थे, मंगोल के विजेता थे चंगेज़ खां, उनके काल में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत होती है। और किस आधार पर शुरुआत होती है, तो दशमलव के आधार पर शुरुआत की जाती है सेना को अपने बांटने के लिए। ठीक है, उन्होंने दशमलव के आधार पर अपने सेना को संगठित किया और वहाँ से उन्होंने स्टार्ट करते हैं। दशमलव के आधार का मतलब क्या, कि वो उनका जो सबसे छोटी टुकड़ी हुआ करती थी वो 10 की हुआ करती थी, उसमें 10 सैनिक हुआ करते थे। और जो सबसे बड़ी सैनिक हुआ करते थे जिनको हम तोमान कहते हैं, तो उसमें 10,000 सैनिकों की संख्या हुआ करती थी। ठीक है, इस तरह से ये इन्होंने शुरुआत किया। और इसकी मेन रीज़न क्या था कि वो अपने सेना को संगठित करना चाहते थे, इकट्ठा करना चाहते थे, साथ साथ वो अपने सेना को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, और दूसरी जगह जब आक्रमण करें तो उसके हिसाब से वो मैनेज कर सके, सब कुछ कर सके, इसके लिए उन्होंने ये व्यवस्था लागू करी। ठीक है, जो सबसे बड़ी जो सेना हुआ करती थी, जिसे हम तोमान कहते थे, 10,000 जिसमें सैनिक हुआ करते थे, उनके सेनाध्यक्ष को खान कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत के अंदर में मनसबदारी व्यवस्था के आरंभ कब हुआ। अगर हम इसके बारे में बात करें कि भारत के अंदर में मनसबदारी व्यवस्था कब स्टार्ट हुआ, तो भारत के अंदर में अकबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था की स्टार्ट की गई। ठीक है, महाभारत के अंदर में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लाया, और मनसबदारी व्यवस्था से पहले भारत के अंदर में जो व्यवस्था थी वो जागीरदारी प्रथा के नाम से जानी जाती थी, जागीरदारी व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। अकबर का भी मेन मोटिव यही था कि इसके मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सेना को संगठित करना। ठीक है, सेना को इकट्ठा करना। अब इसके अंदर में हम आगे समझेंगे कि किस हिसाब से सेना को इकट्ठा किया जाता था, किस हिसाब से सेना को कलेक्ट किया जाता था, संगठित किया जाता था।
मनसबदारी सेना संगठित करने की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक मनसबदार अपनी श्रेणी पद मनसब के अनुसार घोड़े रखता था। अब मान लो जिसको जो पद मिला, जो उसका पोजीशन है, अगर मान लो मैं किसी क्लास का मॉनिटर बना हूँ, ठीक है, हेड मॉनिटर हूँ, मान लो एक क्लास में 3 मॉनिटर होते हैं, मैं सबसे मेन मॉनिटर मैं हूँ, हेड मॉनिटर हूँ, तो मुझे मेरे हिसाब से मेरे पावर मिलेंगे जिसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। जो सेकंड मॉनिटर होगा उसको उसके हिसाब से पावर मिलेंगे, वो यूज़ करेगा। जो थर्ड मॉनिटर होगा उसको उसके हिसाब से पावर मिलेंगे और वो इसे यूज़ करेगा, ठीक है। इस तरह से चीज़ें रहती हैं। तो सेम यहाँ पर ये कहा गया कि जो भी व्यक्ति मनसबदार हुआ करता था तो उसको उसके पद के अनुसार, जो श्रेणी उसके रैंक के अनुसार, ठीक है, ओहदे के अनुसार उसको सैनिक रखने और घुड़सवार रखने का इजाज़त थी, उसको परमिशन था, ठीक है। जो सैनिक हुआ करते थे इस व्यवस्था के अनुसार सम्राट उन्हें खुद नगद वेतन मिलता था। नगद वेतन प्रति महीने, जो भी प्रति माह नगद वेतन दिया जाता था, ठीक है। जागीरदारी प्रथा को भी समझेंगे दोस्तों कि जागीरदारी प्रथा है क्या, ठीक है। अगर अब आगे बात करें तो अकबर से पूर्व जो व्यवस्था चल रही थी वो जागीरदारी व्यवस्था चल रही थी, और जागीरदारी व्यवस्था के ही जगह पर जागीरदारी व्यवस्था के जगह पर ही मनसबदारी व्यवस्था लाया गया था, ठीक है। सेना को एकत्रित करने की प्रथा प्रचलित थी। जागीरदारी व्यवस्था के तहत क्या होता था कि सेना को इकट्ठा करना, ये जागीरदारी व्यवस्था के अंदर में हुआ करता था। अब उस समय अकबर से पहले क्या करते थे राजा सब कि व्यक्तियों को जागीरदार दे दिया जाता था, पूरी एक भूमि का टुकड़ा जागीरदार, एक गाँव दे दिया जाता था। वहाँ पे कहता था तुम इसको खाओ पियो मजे करो, ठीक है, जो पैसे से वसूल करो थोड़ा सा मुझे दो, और साथ साथ आप अपने पास कुछ सैनिक वैनिक रखो, अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं यूज़ करूँगा। समझ में आता है जागीरदारी व्यवस्था क्या थी। जागीरदारी व्यवस्था के अंदर में क्या होता था कि राजा, मान लो किंग क्या किया, किसी व्यक्ति को बुला के लाया, क्या कि आपको मैं इतना बड़ा क्षेत्र दे रहा हूँ, इतना बड़ा इलाका दे रहा हूँ, ठीक है, आप इस इलाका के अंदर में रहो, जो भी लोग रहते हैं उनसे टैक्स वैक्स वसूल करो, उस टैक्स को मुझे दो, टैक्स को क्या करो मुझे दो, ठीक है, मैं उसका यूज़ करूँगा। और साथ साथ आपको मैं परमिशन देता हूँ कि आप अपने पास कुछ सैनिक रखो, ठीक है, सैनिक रखो, उन सैनिकों को रखो अपने यूज़ के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, ठीक है, अपने बचाव के लिए, और साथ साथ अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उन सैनिकों का यूज़ करूँगा, ठीक है, आप मुझे उस सैनिकों से सपोर्ट करना। तो इस तरह से जागीरदारी व्यवस्था थी। तो जिसके स्थान पर उन्होंने क्या करा कि मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया अकबर ने, सम्राट अकबर ने, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के शुरुआत में ये लाया गया। अब आगे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो मतलब पहले जो व्यवस्था थी जागीरदारी व्यवस्था, उसके अंदर में निश्चित संख्या में घोड़े रखने और घुड़सवार रखने का कोई वो नहीं था, ठीक है, आप अपनी मर्जी से जितना दिल करे उतना रखो सैनिक, जितना दिल करे उतने घोड़े रखो, ये कोई फिक्स नहीं था। पर मनसबदारी व्यवस्था के अंदर में रैंक बना दी गई कि फर्स्ट रैंक, तो फर्स्ट रैंक वाला ज़्यादा रखेगा, सेकंड रैंक वाला कम रखेगा, थर्ड रैंक वाला कम रखेगा, जितना जो रख सके, ये परमिशन था। आप अगर थर्ड रैंक वाला अगर मान लो ज़्यादा घुड़सवार रखने के काबिल है, वो रख सकता है, तो उसको रैंक चेंज करके फर्स्ट रैंक भी कर दिया जाएगा। फर्स्ट रैंक वाला नहीं रख पा रहा है तो उसको सेकंड और थर्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से व्यवस्था की गई थी, ठीक है। इसके विपरीत धन और विलासिता की खर्च, जो मतलब जागीरदारी व्यवस्था थी पहले से चल रही थी, तो उसमें भी सेना को एकत्र करने की व्यवस्था ही थी, मतलब सेना को एकत्र करने की, इकट्ठा करने की व्यवस्था थी, संगठित करने की व्यवस्था थी। पर सम्राट अकबर ने इसकी जगह मनसबदारी व्यवस्था लाया क्योंकि उसके अंदर में सरकारी धन की विलासिता बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। जो लोग थे जिनको जागीरदार बनाया गया था, जागीरदार दिया गया था, उन्होंने क्या किया, सरकारी धनों को यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर विलासिता, उसके ऊपर मतलब आश्रित होने लगे, जिसके कारण से इसको चेंज करके मनसबदारी व्यवस्था लाई गई। आगे बात करते हैं दोस्तों कि सम्राट के द्वारा जब मनसबदारी व्यवस्था लाई गई तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो सबसे प्रमुख उद्देश्य के तौर पर आते शांति स्थापित करना। वो अपने साम्राज्य के अंदर में शांति स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सैनिकों की आवश्यकता थी, ठीक है, और उस सैनिकों की व्यवस्था के लिए उन्होंने मनसबदार प्रथा का आरंभ किया और जिसके से वो शांति स्थापित कर सकें। साम्राज्य की रक्षा दोस्तों, किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी राजा के लिए अपने साम्राज्य की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। तो अकबर अपने दुश्मनों से साम्राज्य की रक्षा करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था खिलाते हैं, और उससे क्या हुआ, अलग अलग जगह पे जो भी मनसब दिए गए उनको जिम्मा दे दिया गया, सौंप दिया गया कार्य कि आपको क्या करना है, सीमा की रक्षा करना है। अगर कोई भी लड़ाई करने के लिए आता है, कोई भी हम पे हमला करता है तो आप उन्हें संभालोगे, ठीक है, इस तरह से चीज़ें की गई। सीमा का विस्तार, अगर मान लो एक राजा को आग किसी दूसरे राज्य पे हमला करना है, ठीक है, या सीमा का विस्तार करना है, जो पहले राज्य की सीमा यहाँ तक थी अब उसको बढ़ाकर यहाँ तक करना है, तो उसके लिए क्या करेगा, सैनिक की जरूरत पड़ेगी, तो सैनिक को वहाँ पे यूज़ करना, ये भी मेन कार्य रखा गया कि सीमा का विस्तार करने के लिए हम उन सैनिकों का यूज़ करेंगे। विशाल एवं शक्तिशाली सेना की आवश्यकता, हर एक राजा को, और मंगोल उस समय जो मुगल जो थे सम्राट, उन सबको एक विशाल सेना की आवश्यकता थी क्योंकि वो पूरे भारतवर्ष में फैल रहे थे, धीरे धीरे उनकी जो शक्ति थी वो बढ़ रही थी। तो उस विशाल सेना की आवश्यकता को देखते हुए ये मनसबदारी व्यवस्था को लाया गया। अभी हम आगे और डिटेल से समझेंगे कि मनसबदारी व्यवस्था है क्या,
ठीक है। जागीरदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए भी मनसबदारी व्यवस्था को लाया गया। ठीक है, ये प्रमुख उद्देश्य में से एक आता है। जो सरकारी विलासिता पर रोक लगाना, जो मतलब अभी मैंने बताया दोस्तों कि सरकारी विलासिता के ऊपर मतलब आश्रित थे, जो भी जागीरदारी लोग हुआ करते थे, जिनके पास जागीरदार था, वो क्या करने लगे, सरकारी धनों पर आश्रित होने लगे, जिसके कारण से इसके ऊपर रोक लगाने के लिए भी मनसबदारी व्यवस्था को लाया गया। अब आगे देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था के अंदर में क्या चीज़ें थी जो इसको इतना इंपॉर्टेंस दी गई। तो सबसे मेन अगर हम उसकी विशेषताओं की बात करें, मनसबदारी व्यवस्था की विशेषता की बात करें, तो मनसबदारी विशेषता क्या थी कि उनको श्रेणियों में विभाजित किया गया। जो मैंने बताया जैसे कि 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक, तो इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। जो फर्स्ट रैंक हुआ करते थे उनके पास ज़्यादा सैनिक रखने का अधिकार थे। ठीक है, पहले 10,000 हुआ करता था, 10,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया था, जिसको सबसे इसमें राजकुमारों को, ठीक है, जो शाही परिवार हुआ करते थे, राजकुमार हुआ करते थे, उनको ये रैंक प्राप्त थी। ठीक है, जो दूसरे नंबर के हुआ करते थे उनको कम सैनिक रखने की आवश्यकता थी। ठीक है, तीसरे नंबर वाले को सबसे कम घुड़सवार और सैनिक रखने की परमिशन दी गई थी। इस तरह से चीज़ें चलती हैं दोस्तों। जो मनसबदारों की नियुक्ति की जाती थी वो राजा द्वारा, स्वयं राजा सम्राट नियुक्ति करता था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी विशेषता के तौर पे देखी गई। मनसबदारों का वेतन राजा दिया करता था, इसको भी श्रेणीबद्ध दिया गया। जो जिसका जैसा कार्य करता था, जो जिस पद रैंक में था, अगर मान लो कोई रैंक 1 में है, ठीक है, पद 1 पे है, कोई 2 पे है, कोई 3 पे है, तो उसको उसके अनुसार वेतन दिया जाता था। यानी कि सबको समान वेतन का अधिकार नहीं था, जिसके जैसा रैंक है वो उसके हिसाब से उसको वेतन मिलता था। ठीक है, मनसबदारों का अगर कार्यों की बात करो तो जो व्यक्ति अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा कार्य आता है, अगर मान लो घुड़सवारी के अलावा वो तीरंदाजी जानता है तो उसे तीरंदाजी के लिए भी बोला जाता था। ठीक है, अगर वो खुदाई जानता है तो खुदाई के लिए भी, जैसा भी जो कार्य जानता था उसके हिसाब से किया जाता था। और मनसबदारी के कार्य क्या होते थे कि दूसरे जगह पे कार्य में भेजना, सैनिक कार्य के लिए भेजना, ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे किए जाते थे। ठीक है, मनसबदारी के ऊपर पाबंदी, इनके ऊपर पाबंदियां भी लगाई गई कि अगर मान लो कोई अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, कोई कुछ गलत कर रहा है तो उनको हटा दिया जाना। ठीक है, उनके ऊपर कई तरह के बाउंडेशंस लगा देना, ये भी तय की गई। पाबंदी में एक ये भी था कि अगर कोई सैनिक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, वो मृत्यु होने के बाद उनकी जो पूंजी हुआ करती थी, संपत्ति हुआ करती थी, उसके ऊपर जब्ती करना, ठीक है, उसको ले लेना, ये भी एक यहाँ पर देखा गया। ठीक है, मिश्रित सवार के अंदर में क्या था दोस्तों, जैसे मुगलों के टाइम पे क्या हुआ कि शुरुआत में सिर्फ वो मुगलों को ही भर्ती कर रहे थे, जो इस्लामिक लोग थे, मुसलमान थे, उनको ही सिर्फ भर्ती करते थे। पर बाद में क्या हुआ कि अलग अलग राजपूतों को भी दिया गया, मेवाड़ के जो हुआ करते थे उनको भी जगह दी गई। ठीक है, मराठों को भी जगह दी गई, तो अलग अलग तरह से लोगों को रखा गया इसमें, और मिश्रित मनसबदार की व्यवस्था लाई गई। ठीक है, और दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो अनेक तरह के सैनिक कार्य करने वाले की भर्ती, जो सैनिक अलग अलग कार्य करने में सक्षम थे, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया तीरंदाजी, अलग अलग तरह के कार्य करने में जो सक्षम थे उनको भी भर्ती की गई। ये नहीं कि सिर्फ जो जो मतलब घुड़सवार कर सके, जो सैनिक हों उनको नहीं, अलग अलग कार्यों के लिए भी भर्ती की गई और उसको उसके हिसाब से पैसे दिए जाते थे। अगर मान लो कोई घुड़सवारी के साथ साथ तीरंदाजी भी करता है तो उसको उसके हुनर के हिसाब से, कला के अनुसार से उसको पैसे दिए जाते थे। ये नहीं कि उसके रैंक क्या है, कैसा है, ये नहीं देखा जाता था, जो सबसे अच्छी चीज़ मानी गई थी उस टाइम पे। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग में। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, आने वाले समय में हमारी और भी इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।